नाज़रीन, जाहिद गिशकोरी का इस्लामाबाद से सलाम पहुँचे। 4 अहम स्टोरीज़ हैं जो आप लोगों को देनी है। ये चारों ब्रेकिंग स्टोरीज़ हैं। सबसे पहले स्टोरी ये है कि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर से मुलाकात हुई है। ये इस मुलाकात में कौन थे, कितने लोग मौजूद थे, कहाँ पर हुई है, और ये उस वक्त हुई है जब जनरल कमर जावेद बाजवा की जो मीटिंग्स थी पब्लिकली या दूसरी चीज़ें, वो बिल्कुल महदूद थी। ये बड़ी अहम स्टोरी है और उसी वक्त डेवलपमेंट है जब जनरल फैज़ का ट्रायल जो है वो कंक्लूड हुआ है। दूसरी स्टोरी जो कि एक और अहम स्टोरी है, 2000 पाकिस्तानी योमिया अच्छे रोज़गार की तलाश में जो प्रोफेशनल्स हैं मुल्क से बाहर जा रहे हैं। 35 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी पिछले 5 साल में मुल्क से बाहर गए हैं। ये कौन लोग हैं, कैसे प्रोफेशनल्स हैं? डॉक्टर्स हैं, पायलट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेसमैन हैं। ये मैं आपको तफसील देना चाहूँगा और इसकी वजह क्या है। तीसरी स्टोरी, अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप या कोई भी ऐप, यूट्यूब वगैरह, और आप कोई बात करते हैं और वो झूठ साबित होती है, आपको 3 साल सज़ा हो सकती है। विद इन 6 मंथ हुकूमत इसके लिए लेजिस्लेशन ला रही है, जिसमें 3 नई एजेंसियां पीका लॉ के तहत, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो है उसके तहत आ रही हैं। और ये बिल्कुल नई डेवलपमेंट है। सोशल मीडिया पर एक 100% चेक होगा। अगर आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ चलाते हैं कि वो झूठ है, तो आपका चैनल भी बंद हो सकता है, आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं, आप पर 20 लाख जुर्माना हो जाएगा। ये बड़ी ब्रेकिंग डेवलपमेंट है सोशल मीडिया के हवाले से। पाकिस्तान इसको कैसे रेगुलेट करने जा रहा है, इसकी मैं डिटेल दूंगा। और चौथी स्टोरी, मैंने आपको बताया कि पीटीआई के जो हुकूमत के साथ मज़ाकरात हैं वो बिल्कुल नॉन स्टार्टर हैं शुरुआत से ही। पहले भी मैं ही आपको बताता रहा हूँ, लेकिन एक नई होप अभी आई है। इसमें हुकूमत का फेलियर क्या है, पीटीआई ज़िम्मेदार है या हुकूमत है? जो अभी 28 जनवरी आ रही है वो बड़ी अहम है। इस मज़ाकरात के हवाले से फैसला कौन होगी, आपने डिटेल ये सारी स्टोरी देखनी है। इससे पहले कि मैं डिटेल दूँ, आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और मेरी आउटरीच बढ़ाने में मदद करनी है। अब पहली स्टोरी, जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिनकी जो सोशल इंटरेक्शन है, मीटिंग्स हैं, आलमोस्ट यूँ समझिए कि पाबंदी थी उन पर। उनको बताया गया था कि आप सोशल इंटरेक्शन महदूद रखें। एक बड़ी अहम पेशरफ्त ये हुई है कि उनकी मुलाकात हुई है, शादी हुई है पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद के साहबजादे की। ये 13-12 जनवरी को टोपी रख का एक वेडिंग, वहाँ पर ज़्यादातर वेडिंग्स होती हैं हाई प्रोफाइल शख्सियात की, रावलपिंडी में। और ये इनके साहबजादे थे, पाकिस्तान के 4 स्टार जनरल, जो पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस के चेयरमैन हैं, हेड हैं। वहाँ पर बड़ी मुलाकातें हुई हैं, बड़े चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद थे, आसिफ मुनीर साहब, इसके अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान के कुछ सियासतदान। और ये बड़ी पब्लिकली कई हफ्तों बाद जनरल बाजवा को वहाँ पर देखा गया है। और ये उस दौरान हुआ है जब पहले उन पर पाबंदी थी। पाबंदी इस तरह की कोई राइटिंग में नहीं थी, लेकिन उनको बताया गया था, उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि आप अपनी सोशल इंटरेक्शन और गैदरिंग और मीटिंग्स को महदूद करें। और जब उस वक्त ही सब कुछ हुआ जब 12 दिसंबर से साबिक DGI जनरल फैज़ का ट्रायल शुरू हुआ है। और अब उनका ये ट्रायल, जिसमें चार्जशीट उनको कर दिया गया था, ट्रायल मेरी मालूमात में मुकम्मल हो चुका है, उनका कंक्लूड हुआ है इसी हफ्ते। और अब इस महीने के आखिर में या फिर फरवरी के पहले हफ्ते में किसी भी वक्त उनका फ़ैसला आ सकता है, जो कि बहुत अहमियत का हामिल होगा। इस तरह की अहमियत का हामिल कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल एरेना पे भी उसका आपको इम्पेक्ट नज़र आ सकता है। तो ये अहम पेशरफ्त थी उस शादी में, जब काफ़ी देर जनरल बाजवा रहे, सब लोगों से उनका इंटरेक्शन हुआ और ये बड़ी हाई प्रोफाइल गैदरिंग थी। इससे पहले
आपको याद होगा 2 महीने पहले कम से कम या 1.5 महीना हो गया है, ग़ालिबन 7 हफ्ते, एक और 2 स्टार जनरल के बेटे की शादी थी। यहाँ पर जनरल कमर जावेद बाजवा को देखा गया था और जनरल फैज़ की लीगल टीम ने ये भी कहा था कि वो एज ए विटनेस उनको टेस्टिफाई करना चाहेंगे। तो कई विटनेसेस के तौर पर वहाँ लोगों को टेस्टिफाई किया गया है इस ज्यूरी की जानिब से। तो ये एक हाई प्रोफाइल डेवलपमेंट थी, उनको देखा गया। तो मैं चाहता था कि आप लोगों से शेयर करूं। उसमें बहुत सारे लोग सियासतदानों में एहसन इकबाल भी थे, सीनियर मिनिस्टर, इसके अलावा डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार का भी बताया जाता है कि वो भी मौजूद थे। रावलपिंडी में शादी हो रही हो हाई प्रोफाइल, और हनीफ अब्बासी वहाँ पर ना हो, ये भी एक अहम बात है, वो भी थे वहाँ पर। और इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो टॉप लीडरशिप थी, से पहले जबकि डीजीसी के साहबजादे की जब शादी थी उस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर शायद बिलावल आउट ऑफ स्टेशन थे या फिर उनको रिप्रेजेंट करने वाला कोई और वहाँ पर शादी पे था, वहाँ वो नहीं थे। इसी तरह से ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल इवेंट था जो आप लोगों को बताना था। दूसरी स्टोरी जो मैंने आपको बताया कि 2000 पाकिस्तानी डेली जा रहे हैं। पिछले 5 साल में 35 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी गए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान से ये बताया जाता है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, सब लोग जा रहे हैं, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान के ब्रेन्स हैं। अब जो अदाद शुमार जहाँ हमारे पास पहुँचे हैं ओवरसीज़ मिनिस्ट्री की जानिब से, और इसके अलावा जो फाउंडेशंस हैं जो ओवरसी करती हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ 72 ममालिक में ये पाकिस्तानी गए हैं, उसमें जो मजमूई तौर पर 20 लाख पाकिस्तानी वो लेबरर हैं, यानी कि मजदूरी करने वाले हैं, जनरल वर्कर्स हैं या हेल्पर के तौर पर हैं, या फिर जो कि हेयर कटर्स, बाल काटने वाले आप कह सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि आम मजदूरी करते हैं, जो कि इतनी ज़्यादा स्किल नहीं होते, लेकिन एक बात तय है कि ये लोग बाहर गए जिससे पाकिस्तान के रेमिटेंसेस वगैरह आ सकेंगे। तो मैं कुछ डिटेल लाया हूँ आप लोगों के लिए ताकि मैं आपको बता सकूँ। 280 पायलट बेहतर रोज़गार के सिलसिले में बाहर गए हैं। इसके अलावा 18,000 डॉक्टर्स हैं वो बाहर गए हैं नौकरियों के सिलसिले में। 32,000 जो तिब से रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड, वो पाकिस्तान से बाहर गए हैं। इसके अलावा कम से कम 8,000 अकाउंटेंट हैं, बैंकर्स हैं 11,000, और मजमूई तौर पर दूसरे जो मैं आपको बता रहा था कि 6 लाख जनरल वर्कर्स हैं वो बाहर गए हैं मुल्क से 5 सालों में। फिर 10 लाख जो हैं वो बिल्कुल हेल्पर और जो लेबर क्लास है वो मुल्क से बाहर गई है। दूसरे अगर कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं वो भी 6,000 से ज़्यादा बाहर गए हैं। कुक हैं, फिर सिक्योरिटी गार्ड 2.5 लाख पाकिस्तानी बाहर गए हैं नौकरियों के लिए। और ओवरऑल अगर देखा जाए अदाद शुमार में सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है पंजाब से गए हैं 70, जिसमें एक बड़ा नंबर है 19.5 लाख का। उसके बाद 14 लाख का नंबर है ये, और उसके बाद कोई 34,000 हैं जो छोटे छोटे गिलगित बल्तिस्तान है या बलूचिस्तान है या पाकिस्तान के दूसरे इलाके हैं। खैबर पख्तूनख्वा से भी 13 लाख की तादाद है, जो कि 13 लाख नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये तादाद 3.5 लाख है, और 11 लाख सिंध से भी। तो ओवरऑल जो मजमूई तौर पर ये नंबर है, ये ऐसा नंबर है जो ब्रेन ड्रेन आप कह सकते हैं, स्टील फिक्सर हैं, या फिर जो भी आप इसको हर शक्ल में नाम दे सकते हैं। इसमें सारे ओवरऑल जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी डिटेल्स हैं हमारे पास। इससे एक पहलू ये है कि पिछले 5 साल में इनके एवरेज अगर आप देखिए तो आपको एक अंदाज़ा लगता है कि 7 लाख एवरेज है, जो कि हाईएस्ट नंबर है एज़ कम्पेयर टू आप पिछले 10 साल अगर पीछे चले जाएं। इसमें 2 साल का जो दौरानिया था, कोरोना टाइम था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और पूरी दुनिया में पाकिस्तानी वापस आए। ज़ाहिर है कोरोना का डिफ़िकल्ट टाइम था और बाहर भी नहीं जा सके,
जब ये नॉर्मल हुई दुनिया, फिर पाकिस्तान से बड़ी तादाद में लोग बाहर गए हैं और ज़्यादातर ये तकरीबन 85% पाकिस्तान के फ्रेंडली कंट्रीज़ में गए हैं। तो इस तरह एक तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेस हैं, जो कि तरसील भिजवाने वाले पाकिस्तानीज़ हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, जिनकी मजमूई तादाद लगभग 85 लाख है, वो 35 अरब डॉलर पर एनम क्रॉस कर जाएगा। तो ये हाईएस्ट नंबर होगा इस तरह से। लेकिन कुछ पाकिस्तानी जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं वो भी बाहर गए हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो पाकिस्तान वापस आते हैं या रेमिटेंसेस भेजते हैं या नहीं। एक सवाल भी उठाता है कि ये बेस्ट जो क्या ब्रेन ड्रेन है पाकिस्तान से, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहे। एक बात सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, जो अच्छे ब्रेन्स हैं, वहाँ पाकिस्तान में बेस्ट कंपनीज जो हैं वो क्लोज़ कर रही थी अपना कारोबार वगैरह, या यहाँ से शिफ्ट हो रही थी। शायद इसमें एक फैक्टर ये है, एक छोटा फैक्टर, लेकिन ओवरऑल मजमूई तौर पर ये एक प्रोडक्टिव बिग स्टोरी है पाकिस्तान से कि पाकिस्तानियों को बाहर मौके मिले हैं नौकरी के। और फिर फेक न्यूज़ पर बात करते हैं। पाकिस्तान एक कानून साजी ला रहा है जिससे सबसे अहम जो है वो सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ये जो पीका ला है पाकिस्तान में, उसमें तरमीम लाई जा रही है। ये पार्लियामान में कानून पेश कर दिया गया है। अगर फेक न्यूज़ अब जो अथॉरिटी होगी, इसके चेयरमैन होंगे, इसके 8 मेंबरान होंगे, जिसमें वकील भी हो सकते हैं, सहाफ़ी भी हो सकते हैं और आईटी ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, जो कानून को समझने वाले हैं वो लोग हो सकते हैं। और ये डायरेक्टली वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट करेगी, तमाम एक कानून साजी होगी। इसके अंदर एक ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा। इस ट्राइब्यूनल में अहम बात यह है कि वो सारी चीज़ें सज़ाओं का अमल देखेगा और 3 साल की सज़ा हो सकती है। और दूसरा ये कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, किसी भी प्लेटफॉर्म से जो इन्फॉर्मेशन गलत हो उसकी कोई कंप्लेन करता है और आपका यूट्यूब चैनल भी बंद हो सकता है, आपको 3 साल के लिए सज़ा भी हो सकती है, 20 लाख की जुर्माना भी हो सकता है। तो ये एक लीथल चेक हुकूमत के पास होगा। आसान नहीं होगा, लेकिन इस तरह की रेगुलेटरी बॉडी अथॉरिटी बनाना ज़रूरी थी। जो हुकूमत ने अब इसको स्टेप लिए हैं, उसको पावर फंक्शन अथॉरिटी सारी लॉ वो करके उसके पास पावर होगी कि वो ब्लॉक करे किसी का ट्विटर अकाउंट या दूसरी कोई भी अकाउंट जो है वो बंद किया जा सकता है किसी भी टाइम। और इंटरनेशनल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनसे इंफॉर्मेशन मंगवाई जा सकती है। और सारी ये कंपोजिशन होगी, ये एक सिविल सर्वेंट होंगे जो लोग ज्वाइन करेंगे इस अथॉरिटी को। इसके अलावा जो अब बाकायदा ट्राइब्यूनल है, केसेस जाएंगे अदालत में, उसको भी पावर होगी और ये रिपोर्ट अपनी पार्लियामान को पेश करेगा। तो ये गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट लेना चाह रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर आप ये किस तरह का कानून होगा, ड्रैकोनियन लॉ आप कह सकते हैं, नहीं कह सकते इस स्टेज पर, क्योंकि अभी ये कानून इस पर हुकूमत कितनी मशावरत करती है। अब स्टैंडिंग कमेटीज इसको देखेंगी ये पास होगा या नहीं। लेकिन हुकूमत ने जो अभी ये डॉक्यूमेंट हमने हासिल किया है वो ये बताता है कि ये एक ख़तरनाक मूव होगी। कोई भी गलती किसी से अगर हो जाती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हम जर्नलिस्ट जो हैं हमेशा वी टॉक अबाउट फ्रीडम, हम फ्रीडम की बात करते हैं कि जी आज़ादी होनी चाहिए, सब चीज़ होनी चाहिए हमें बात करने की। बट ये बाय लॉ देखा गया है कि वी फॉरगेट अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम ये कहते हैं कि फ्रीडम हो, वी टॉक अबाउट फ्रीडम एक्सप्रेशन की या मीडिया की, बट वी फॉरगेट फ्रीडम कम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बिल्कुल हम भूल जाते हैं कि ये ज़िम्मेदारी से आती है। और ये देखा गया है पाकिस्तान में जो यूट्यूब पे या मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 80% कंटेंट जो है वो क्वेश्चनेबल रहा है। और इसमें 50%, अगर मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, मे बी 40% वो लायबल होता है और उसके ख़िलाफ़ केस हो सकता है और लोग बच जाते हैं। कानून साजी ऐसी है। और अगर आप रेशियो देखें तो सिर्फ 3% कन्विक्शन रेशियो है ओवरऑल। अगर आप 1,51,000 कंप्लेंट्स को 1 साल के केसेस देखें, 1,047 केसेस हैं लगभग, जिसमें कन्विक्शन जो है वो बहुत कम है, 24 सिर्फ आप कह सकते हैं। तो ये जब से 5 साल का दौरानिया उठा कर देख लें तो 248 के करीब केसेस हैं टोटल जिनमें कन्विक्शन हुई है। तो ये 1.7 एवरेज बनता है। 2024 का तो 1.7 एवरेज है कन्विक्शन का।
اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ بولنے والے یا جن کے خلاف کوئی کمپلینٹ آتی ہے، انکوائری ہوتی ہے، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، کوئی سزا اس کو نہیں ملتی ہے۔ یہی ایک وجہ سے حکومت یہ چیزیں لا رہی ہے۔ اب اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور اس پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں ڈیٹیل دے سکتا ہوں، کیا ہوگا اس پہ علیحدہ بھی ایک پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ ٹرائبونل میں کیا ہوگا، اس کی پاورز کیا ہوں گی، ہر چیز آپ بند کروا سکتا ہے یہ، جس میں کوئی بھی چیزیں یہ دیکھ سکتا ہے جو فیک نیوز ہے، جعلی خبریں۔ آپ یوں سمجھیے آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ چیلنج کرتے ہیں کسی کو کہ یہ فیک ہے، انفارمیشن صحیح نہیں ہے، تو آپ اس کو جیل میں ڈلوا سکتے ہیں، اور وہ بھی 6 مہینے کے اندر اگر ثابت ہو جاتا ہے تو۔ اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کمپلینٹ کاؤنسل بھی بنے گی، اتھارٹی کا میں نے آپ کو بتا دیا، ساری ٹرائبونل ہوگا۔ اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹرائبونل ہے، اس میں بھی سارے کیسز ہوں گے۔ اسی طرح کا ایک جج کے برابر کی طاقت وہ ہوگی، وہاں سے آپ پھر آگے جا سکتے ہیں، انویسٹیگیشن اتھارٹی جو کہ پیکا لا کے تحت ہے، پھر ایف آئی اے۔ تو سارے یہ قوانین ہیں جو بہت پہلے آنے چاہیے تھے، یہ بیسٹ آف دا بیسٹ قانون ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری اتھارٹیز اگر گورنمنٹ ان کو پہلے لاتی، کیونکہ 6-7 سال سے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو ایک طوفان بدتمیزی آپ کہہ سکتے ہیں جو مچا ہوا ہے وہاں پر۔ اس کو ریگولیٹ کرنا بہت ضروری ہے، لیکن تمام لوگوں کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ۔ اور اب اگلی سٹوری جو کہ میں آپ کو تحریک انصاف کی جو نیگوسیشنز ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کے بعد، جب سے عمران خان کو سزا ہو گئی ہے، اور تحریک انصاف نے اپنی چیزیں پیش کر دی ہیں، جس سے ایک ایلیمنٹ ضرور آتا ہے کہ وہ سنجیدہ ہیں بات چیت کرنے میں اور ریلیف لینا چاہتے ہیں اپنے ورکرز کے لیے یا اپنی لیڈرشپ کے لیے، لیکن گورنمنٹ جو ہے اس کو ڈیلے کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ گورنمنٹ نے ابھی رسپانس نہیں دیا ان کو، اور پھر دوبارہ ایک میٹنگ بلائی ہے۔ تو مجھے تو ڈے 1 سے یہ نان سٹارٹر لگتی تھی چیزیں، لیکن نیگوسیشن کا عمل ہونا چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ چلے گا۔ جب کمپلینٹ اور جہاں پر اپیل فائل کریں گے عمران خان، ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ پر تمام لوگوں کی نظریں ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ بینچ کون سا اس کیس کو سنتا ہے۔ کیا 2 سوال ہیں، کیا عمران خان کی جو سزا ہے وہ سسپینڈ ہو سکتی ہے؟ دوسری، کیا بشرا بی بی کی سزا سسپینڈ ہو سکتی ہے؟ تیسری، اپیل میں ان کی اپیل منظور ہو سکتی ہے اس سلسلے میں؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جس سے عمران خان کو لیگل ٹیم جو ہے وہ بڑی جاندار لانی ہوگی اس کیس میں۔ میں نے اس کیس کو پورا پڑھا ہے، اس میں دیکھا گیا ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں اپنے بیان میں بتا رہی ہیں عدالت کو، نیب کی انویسٹیگیشن ٹیم کو، کہ فرح گوگی جو کہ فرح شہزادی، وہ ان کی بیٹیوں کی طرح ہیں، ان سے ان کی اتنی قربت ہے، اور جن کو تمام پروسیڈ ملی ہیں۔ نیب یہ بتاتا ہے کہ زمین 5 ارب روپے کی، اس کی ٹرانزیکشن کی ڈیٹیل نہیں ہے فرح شہزادی کی بنی گالہ میں۔ اس کے بعد جو وکیل ہیں بشرا بی بی کے، وہ نیب کو، عدالت کو یہ بتاتے ہیں کہ بشرا بی بی کا فرح شہزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ تضادات ہیں، اور لگتا ہے کہ لیگل ٹیم نے اپنا 100% نہیں دیا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ہو سکتے ہیں ملزمان جو کہ جیل میں تھے ان کے ساتھ وکلا کی صحیح ربط نہ ہو، کمیونیکیشن نہ ہوئی ہو عمران خان سے، یا دوسری اس سے جس سے بیانات میں تضادات آتا ہے، یا پھر ایویڈنس جو سپورٹ کی کہ جس میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ اور ابیوز آف پاور 2 امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہیں، جس کی بیس پر عمران خان کو اور بشرا بی بی کو سزا ہوئی ہے۔ اس کا جو ایویڈنس رکھا گیا ہے، اگر آپ پورے 10 والیوم دیکھیں، اتنی سارے جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ رکھی گئی ہے، اس سے آپ کو لگے گا کہ شاید اتنی تیاری نہیں کی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو وکیل ہیں انہوں نے جو چیزیں رکھی ہیں، اس میں یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسٹ ریکوری یونٹ کی جو کمیونیکیشن تھی وہ ریکارڈ پہ شاید نہیں آئی، یا این سی اے جو ہے برطانوی، اس کی ریکارڈ پہ نہیں آئی، ڈاکومنٹیشن نہیں تھی۔ میرے خیال میں انہوں نے کیس کی پوری پروسیڈنگ یا ریفرنس کی جو کاپیاں ہیں یا اوور آل جتنی ڈاکومنٹیشن ہے وہ پوری پڑھی نہیں ہے، جو والیوم 10 ہے پرٹیکولرلی۔ اس میں اگر آپ پروسیڈ دیکھیں تو این سی اے کی جو کمیونیکیشنز ہیں، جو ویریفائڈ ڈاکومنٹیشن ہے، وہ حکومت پاکستان نے منگوائی تھی فارن آفس کے تھرو، پھر نیب کے تھرو، یہ ساری عدالت کے سامنے رکھی گئی ہے، جس سے تصدیق ہوتی ہے کہ یہ وہ ڈاکومنٹیشن ہے جو کانفیڈینشیل ڈیڈ سائن کی تھی حکومت پاکستان نے این سی اے کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جو
फ़ंड ट्रांसफ़र की बात है। तो ये सारी चीज़ें रखी गई हैं सामने अदालत के, जिसकी बुनियाद पर इसमें कोई कानूनी झोल हो सकते हैं किसी स्टेज पर, जिससे फ़ायदा उठा सकती है इमरान खान की लीगल टीम। आगे जाके ज़ाहिर है एक बड़ी अदालत है, उसने तमाम पहलुओं को देखना है। और इसमें ये भी बात की जा रही है कि कोई प्रोसीड इमरान खान ने क्या फ़ायदा उठाया है, तो उसकी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन नैब कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे मज़ीद इस केस में एविडेंस भी आ सकता है। और वो अदालत पे डिपेंड करता है कि बनीगाला में एक और प्रॉपर्टी ख़रीदी गई थी, फिर गवर्नमेंट उसको अदालत मानती है या नहीं, ये तो आगे जाके पता चलेगा। लेकिन जो निगोसिएशन है वो शायद आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसमें मुझे कोई हासिल निकाल नज़र नहीं आता है। उसकी वजह यह है कि कम से कम 2 महीने कोई मुझे रिलीफ नहीं नज़र आता। अब तो आप अगली स्टोरी तक के लिए इजाज़त दीजिए, इस पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।